नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, आज बुलेटिन में जिन खबरों को लेकर बातचीत करेंगे, सबसे पहले बात करें किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जिस पर अब प्रधानमंत्री ने भी अपनी चुप्पी को साइड रखते हुए कुछ बात कही है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, आज इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। दूसरी खबर जो है वो किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि जब रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद यातायात पर उसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला था। तो अभी क्या स्थिति बनती नजर आ रही है, उस पर भी हम बुलेटिन में बातचीत करेंगे। और अगली खबर जो है वो साइक्लोन को लेकर है, रेमल को लेकर। जिस तरीके से तबाही मचाई है, पश्चिम बंगाल हो गया, तटीय जो राज्य है, वहां पर काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। काफी भारी स्थिति में लोगों को क्षति पहुंची है। तो क्या कुछ अपडेट है उस पर, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और आखिर में बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खबरों में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलित किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कानून मांग के मुद्दे पर कहा कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही। हम न केवल धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, बल्कि हम किसानों को ऐसी दालें उगाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जो उनकी कमाई बढ़ाने में मददगार साबित होगी। फसल विविधीकरण पर हमारा फोकस है। हम फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को जरूरी मॉनिटरिंग के साथ ही पॉलिसी सिक्योरिटी कवर देंगे। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में ये बातें कही। बड़ी संख्या में किसान हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर एमएसपी को कानून बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं को गांव में प्रचार करने से रोक रहे हैं। इस सवाल के जवाब में जब पीएम मोदी से ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार है जिसने एमएसपी को सही मायने में लागू किया है। पिछले 10 सालों में मेरी सरकार ने एमएसपी का मूल्य और एमएसपी के तहत खरीदी जाने वाली फसलों की मात्रा में बढ़ोतरी की है। मेरी सरकार ने पंजाब के किसानों के बैंक खाते में एमएसपी का सीधा ट्रांसफर शुरू किया। हम पंजाब और हरियाणा के किसानों की जरूरतों को समझते हैं और हमने हमेशा एमएसपी के मुद्दे पर उनके साथ काम किया है। तो ये बात कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब उनसे किसान आंदोलन से जुड़े सवाल जवाब किए गए, एमएसपी से जुड़े सवाल किए गए, तो ये बात उन्होंने कही। वो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों पर एमएसपी तो दे ही रही हैं, बल्कि हम किसानों को ऐसी दालें उगाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनकी बाजार में मजबूत मांग है। दालों की खेती से किसानों को उनकी कमाई में उल्लेखनीय सुधार करने में मदद मिल सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इच्छुक किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। हम ऐसे किसानों को जरूरी मॉनिटरी और पॉलिसी सिक्योरिटी कवर देंगे। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण का अन्य राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही। तो एमएसपी को लेकर जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही, हमारे किसान इंडिया ग्रोथ स्टोरी का जरूरी हिस्सा है। इसलिए मेरी सरकार वर्तमान में उनकी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उन्हें भविष्य के लिए सक्षम और सशक्त बनाना चाहती है। तो जिस तरीके से ये उम्मीदें की जा रही थी, क्योंकि लगभग 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को। 22 तारीख को जब 100वां दिन था, उस दिन भी किसानों का जत्था जुड़ा था। कई फैसले लिए गए थे, कई नियम बनाए गए थे कि आगे क्या रणनीति होगी सरकार को जगाने की। लगातार किसानों के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो ये बड़ा बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कहीं न कहीं ऐसे में ये देखना होगा कि किसानों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है। किसान नेताओं का क्या कुछ बयान है सामने। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है वो भी प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, जहां किसानों को अंबाला लुधियाना रेल स्टेशन सेक्शन के शंभू रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक से हटे 8 दिन बीत चुके हैं।
इसके बावजूद भी वंदे भारत सहित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की चाल सुधर नहीं रही, जो कि 2 से 3 घंटे की देरी से अपने स्टेशनों पर पहुंच रही हैं। वहीं स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी पूरी तरीके से गड़बड़ाया चुका है। इन ट्रेनों के आने की सही जानकारी मिलती है और ना जाने की। रेलवे ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए लगभग 10 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की थी, जबकि कुछ अन्य स्पेशल ट्रेनों के संचालन का यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करीब 1 माह तक चले किसान आंदोलन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ट्रेनों का संचालन अब सुचारू रूप से हो जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह बाद ट्रेनों की घंटों लेट लतीफी से रेल यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है और ऐसे में रविवार को भी वंदे भारत सहित ज्यादातर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा, जिससे कि ना सिर्फ यातायात बल्कि ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर ये खुलेगा तो ऐसे में यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन उसके इतर तस्वीरें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ट्रेनें जिस तरीके से रोकी गई, रद्द हुई, डाइवर्ट किया गया, उससे यात्री काफी ज्यादा परेशान थे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो रेमल तूफान से जुड़ी हुई है। हम देख रहे हैं अब लगभग मॉनसून अब जल्द ही अपनी दस्तक देने वाला है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आईएमडी के द्वारा भविष्यवाणी की जा रही थी कि तटीय क्षेत्रों पर रेमल तूफान आएगा, रविवार को दस्तक दी, जिसका असर कई जगह पर देखने को मिला। रेमल तूफान सुबह पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया, जिसके बाद से समुद्र में बड़ी लहरें उठी, लोगों को समुद्र के किनारे जाने से रोका गया। और ऐसे में क्या कुछ कहना है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाल लेकिन यहाँ पर जो है बला तो टल गई, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है अभी भी यहाँ पर मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जिस तरीके से मैं जरा दिखाना चाहूंगा, अभी भी समुद्र में तेज और ऊंची लहरें वो देखी जा सकती है और कल देर रात तक यहाँ पर जो है ये चक्रवाती तूफान के चलते बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं बहने लगी। और जब ये चक्रवाती तूफान रेमल जो करीब 8:30 बजे जमीन से टकराया, लैंडफॉल जब शुरू हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल के तटीय किनारे से होकर लगभग देर रात तक करीब 12:30 बजे तक इसका जो आखिरी हिस्सा है वो यहां से गुजरा, लैंडफॉल की दौड़ चली और इसके चलते खासकर दक्षिण 24 परगना के कई सारे इलाके में जो है इसका प्रभाव देखा गया है। और कोलकाता से दक्षिण 24 परगना की तरफ जो है रेल यातायात में ज्यादा प्रभाव देखा गया है। लेकिन हालांकि पूर्व मिदनापुर में जो समय रहते यहाँ से लोगों को हटा लिया गया था, तो यहाँ पर जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा जो सैलानी यहाँ पर आते हैं तो उनको हिदायत दी गई थी कि वो समय रहते निकल जाए, तो इस तरीके से एहतियातन कदम उठाए गए थे। लेकिन बदलते मौसम के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अभी भी चेतावनी जारी है और आज शाम तक दीघा के समुद्र में किसी भी सैलानी के लिए समुद्र में जाना या फिर वहां पर घूमना पूरी तरीके से परहेज है। जो बताया जा रहा है कि सोमवार शाम तक पूर्व मिदनापुर समेत तमाम जो कई सारे दक्षिण 24 परगना के जिला है, चाहे वो कोलकाता, हावड़ा, हुली या फिर दोनों 24 परगना हो, तो यहाँ पर जो है बारिश होता रहेगा और उसके साथ साथ तेज हवाएं भी बहेंगी। कैमरा पर्सन। तो ये स्थिति आपने देखी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो रेमल तूफान से जुड़ी हुई। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती रेमल बंगाल तट से टकरा चुका है। इसके प्रभाव से कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल के समय हवा 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। रात करीब 1:30 बजे रेमल बंगाल के तट से टकराया। रेमल तूफान की वजह से लकड़ी या बांस के घर बर्बाद हो गए। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि पेड़ भी उखड़ गए, जिससे कि ये कहा जा रहा है कि ज्यादा जान माल को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका जो खतरा था वो देखने को मिला है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्पीड रही है चक्रवाती तूफान की।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तूफान रेमल का लैंडफॉल हो चुका, जहां 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया। इस दौरान भारी बारिश हुई, जिससे घरों और खेतों में पानी भर गया। चक्रवाती तूफान रेमल तबाही के कई निशान छोड़ चुका। तो रविवार रात को पड़ोसी देश में केरला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के निकटवर्ती नुकसान भी पड़ा। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जो है वो गेहूं के दाम से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में गेहूं की खरीद का काम 1 मार्च से शुरू हुआ है, वहीं 15 जून तक खरीद जारी रहेगी। इस बार प्रदेश के सभी जिलों को गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है। हाथरस जिले में गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा कर पाना तो दूर, अभी तक केवल 8% ही गेहूं की खरीद हो सकी है। जिले में कुल 77 क्रय केंद्र बनाए गए, जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 की दर से गेहूं की खरीद हो रही है। अधिकारी गेहूं खरीद को बढ़ाने के लिए लगातार गांव की तरफ दौड़ रहे हैं। किसानों को सरकारी खरीद केंद्र पर अपना अनाज लाने के लिए भी मनाने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है, बाजार में गेहूं का मूल्य सरकारी रेट के मुकाबले ज्यादा है, जिसकी वजह से किसान इस बार खरीद केंद्र पर नहीं पहुंच रहा। हाथरस जिले की सरकारी क्रय केंद्र पर इन दिनों काफी ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले में गेहूं खरीद के 77 क्रय केंद्र बनाए गए, जिन पर 1 मार्च से खरीद का काम शुरू हुआ। इस बार 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों के गेहूं की खरीद हो रही है। जिले को 67,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक जिले में केवल 8% यानी कि 5,140 एमटी गेहूं की खरीद की जा सकी। हाथरस जिले में गेहूं खरीद का लक्ष्य जो है 2023-24 में भी पूरा नहीं हुआ था। पिछले साल भी 67,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था, लेकिन 1669 एमटी गेहूं की खरीद हो सकी थी। जिला खाद एवं विपणन अधिकारी ने बताया कि गेहूं का बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक है, इसलिए गेहूं की खरीद की रफ्तार जो है वो काफी धीमी पड़ रही है और किसान अपनी फसल को बेचने के लिए खरीद केंद्र की बजाय बाजार में बेच रहे हैं। अब बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। तो बता दें कि देश भर में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। एक तरफ तपश, वहीं दूसरी तरफ गर्म हवाओं के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और आगामी कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने कहा कि 27 मई को यूपी में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जताया है कि पूरे यूपी में मौसम काफी ज्यादा शुष्क रहने की संभावना है और हवाएं जो है, गर्म हवाएं वो भी काफी तेजी से चलेंगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दूर तक मौसम में कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। काफी ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, लेकिन हालांकि कुछ जगहों पर बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है, भीषण गर्मी की चपेट में। इसके अलावा पश्चिम यूपी में कुछ जगहों पर लू और पूर्वी यूपी में 1 या 2 जगहों पर लू की स्थिति की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और ज्यादा वृद्धि होगी, उसकी संभावनाएं जताई गई हैं। और 5 दिनों के दौरान की अगर बात की जाए तो मौसम में कोई बदलाव होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसी तरीके से बाकी राज्यों की अगर बात की जाए, जिसमें कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये वो जगह जहां पर गर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में तो आलम यह है कि लोगों का घर से बाहर तक निकलना दूभर होता जा रहा है, क्योंकि गर्मी इस लेवल की बढ़ती जा रही है कि
नगर निगम के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिल सके, लेकिन उससे भी कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां एसी, कूलर, पंखा ये सब जवाब दे चुके हैं, वहीं ऐसे में जो सड़कों पर पानी की बौछारें की जा रही हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, लेकिन वो भी अभी इस चमकती धूप के आगे, आसमान से बरसती आग के आगे सब फेल साबित नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लोगों को ये इंतजार है कि कितने दिन ये गर्मी रहने वाली है, कितने दिन इसी तरीके से और तड़पना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी 4 से 5 दिन तो इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, बल्कि जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिन तक कितना ज्यादा और परेशान करता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम